हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले के लेक्चर में हमने जितने टाइप के अडेप्टेशन थे, ठीक है ना, ज़ीरोफिटिक अडेप्टेशन, ठीक है ना, एक्वेटिक अडेप्टेशन, ठीक है ना, जिस तरीके के भी अडेप्टेशन थे, सारे अडेप्टेशन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है ना, और सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक। और आज 18 तारीख है, 18 फरवरी है। यूपी में, ठीक है, जो यूपी बोर्ड का पेपर है वो शुरू हो चुका है। तो इसके लिए बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमें पूरी उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छे से पेपर करेंगे और अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे, ठीक है। आज से संस्था का ऑफलाइन प्रचार भी शुरू हो गया है सीनेट के बैच के लिए, ठीक। तो जिन बच्चों को सीनेट का बैच करना है बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है ना, या पैरामेडिकल का कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैच करना है, तो वो बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम लोगों का ऑफलाइन बैच भी एग्जाम के बाद आप लोगों के शुरू हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जनसंख्या पॉपुलेशन की विशेषताएं, ठीक है ना। देखिए, जनसंख्या पॉपुलेशन वह समूह है जिसमें किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाली एक ही प्रजाति, एक ही प्रजाति का मतलब होता है सिंगल स्पीसीज। क्या होता है? सिंगल स्पीसीज। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने इसके पहले के चैप्टर में भी आप लोगों को बताया है कि सभी जीव शामिल होते हैं। क्या होते हैं? एक ही प्रजाति के सभी जीव शामिल होते हैं। पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन ए स्पेसिफिक एरिया, ठीक है ना। स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले एक ही प्रजाति का जो ग्रुप होता है उसी को जनसंख्या या पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है ना। जनसंख्या के कुछ विशेष गुण होते हैं, केवल समूह स्तर पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। जनसंख्या के क्या होते हैं? कुछ विशेष गुण होते हैं जो केवल समूह स्तर पर ही पाए जाते हैं। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ए पॉपुलेशन हैज ए सर्टेन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर फाउंड ओनली एट द ग्रुप लेवल। कौन से लेवल पे? ग्रुप लेवल पर। दीज आर कॉल्ड पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना। मुख्य पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स होते हैं। मेन पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोग यहां देख लेते हैं। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ग्रुप है ना, ठीक है। ये क्या है? एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया है और उसमें एक ग्रुप है सेम ही स्पीसीज का है। क्या है? सेम ही स्पीसीज का ग्रुप है और इसी ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? पॉपुलेशन बोलेंगे। क्लियर? क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ए स्पेसिफिक स्पीसीज, ठीक है ना। ए वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में एक स्पेसिफिक ग्रुप जो है, ठीक है, स्पेसिफिक स्पीसीज का, उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले के भी चैप्टर में पढ़ाया और समझाया था, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं। मुख्य पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में। जन्म दर, जिसे नेटिनलिटी बोलते हैं, पहले हमने आपको बताया है। मृत्यु दर, मोर्टेलिटी बोलते हैं। आयु संरचना, जिसे एज स्ट्रक्चर बोलते हैं। और लिंग अनुपात, जिसे सेक्स रेशियो बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इनके कुछ विशेषताएं होती हैं। किसकी? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की, ठीक है। और इसी के द्वारा हम इसको डिफाइन करते हैं। क्लियर? समझ में आ रही है बच्चों बात? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, जैसे हम दर, जन्म दर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जन्म दर की बात करते हैं। तो एक निश्चित समय, आमतौर पर एक वर्ष में जनसंख्या में, ठीक है, जन्म लेने वाले नए व्यक्ति की संख्या को जन्म दर कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कि एक निश्चित समय में जो जनसंख्या होती है उसमें जो नए बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? जन्म दर बोलते हैं। द नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बोर्न इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली 1 ईयर, इज कॉल्ड बर्थ रेट, ठीक है ना। तो किसी भी एक जनसंख्या में या किसी भी एक समूह में, ठीक है ना, एक वर्ष में जो नए ऑफ स्प्रिंग डेवलप होते हैं, जो न्यू ऑफ स्प्रिंग डेवलप होते हैं या जो न्यू ऑफ स्प्रिंग होते हैं, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? बर्थ रेट बोलते हैं, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं? बर्थ रेट बोलते हैं। जैसे कि आप सूत्र के बारे में इसकी बात कर लेते हैं, इसके फार्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। इसको हमने पहले भी आपको समझाया है। एक वर्ष में कुल जन्म
और कुल जनसंख्या इंटू 1000, ठीक है ना। जैसे कि बर्थ रेट की अगर बात करते हैं तो टोटल बर्थ इन ए ईयर, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है। अब ये देखिए जैसे कि यहां लिखा हुआ है एग्जांपल में, आप ये देखिए बर्थ रेट के, द नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल इनटू ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग एन ए फ्री स्पेसिफिक, ठीक है ना, फ्री स्पेसिफिक 1 ईयर कोरेस ऑन द पॉपुलेशन इज कैलकुलेट बाय बर्थ रेट, ठीक है, इज ग्रेटर देन 1000। बर्थ रेट इक्वल टू क्या है, टोटल बर्थ इन ए ईयर टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है ना। मतलब कि अब कितनी है टोटल पॉपुलेशन और एक वर्ष में कुल जन्म और कुल जनसंख्या मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है ना। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, बर्थ रेट निकालेंगे। अब आगे देख लेते हैं प्रकार इसकी, देख लेंगे। अधिकतम जन्म दर, मैक्सिमम नेटेलिटी, आदर्श परिस्थितियों में पर्याप्त भोजन, स्थान अनुकूलन वातावरण में संभावित अधिकतम जन्म दर, ठीक है ना। तो अधिकतम जन्म दर कब होगी, यह भी हमने आपको पहले बताया है कि अगर किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, सपोज करिए कि ये एक ए है और एक ये बी है, ठीक है ना, यहां इस जियोग्राफिकल एरिया में या इस स्पेसिफिक एरिया में जो कंडीशन है वो हार्शफुल है, क्या है, हार्शफुल है, और यहाँ जो है हॉस्पिटलाइज्ड है, मतलब कि यहाँ सुविधाएं ज्यादा है और यहाँ सुविधाएं कम है, ठीक है। तो जन्म दर जो होगी, जो मैक्सिमम जन्म दर होगी वो यहाँ की होगी। क्यों, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे आदर्श परिस्थितियां, मतलब कि पर्याप्त भोजन, स्थान अनुकूलन वातावरण, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें आपके फेवर में होंगी तो यहाँ जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, यहाँ जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी वह भी अच्छी होगी, और जब अच्छी होगी तो यहाँ की जन्म दर भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। ठीक, दूसरी क्या है, वास्तविक जन्म दर, इकोलॉजिकल नेशनलिटी, प्राकृतिक परिस्थितियों में वास्तविक रूप से होने वाली जन्म दर, ठीक है ना, जहां एक्चुअल बर्थ रेट अकरिंग अंडर रियल नेचुरल कंडीशन, ठीक है ना। और दूसरी क्या है, जो रियल नेचुरल कंडीशन है उसमें जो जन्म दर होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक जन्म दर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वास्तविक जन्म दर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां लिखा हुआ है एक्चुअल बर्थ रेट और मैक्सिमम नेटेलिटी, ठीक है ना। अब इकोलॉजिकल नेटेलिटी, ठीक है ना। अब ये यहां आपका देखिए चार्ट दिया हुआ है, आप यहां देख लीजिए, ये सारे के सारे चार्ट और इसके सारे एग्जांपल्स, ये सारे कुछ आपको यहां दिए हुए हैं, ठीक, समझ में आ रही बात। सारे पीडीएफ एज इट इज आपको मैंने पहले भी बताया है, जो बच्चा ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे उनको भी प्रोवाइड की जाएगी, जो ऑनलाइन बैच परचेज करेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वहां भी उनको आपको सारे पीडीएफ के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अभी आज हम कुछ पीडीएफ के नोट्स आप लोगों को शो करते हैं कि कैसे हमारे कोचिंग के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आप लोगों को, रहेंगे, ठीक है, क्लास के बाद। चलिए देखिए, जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग बर्थ रेट, ठीक है ना, भोजन की उपलब्धता, एबिलिटी ऑफ फूड, जलवायु और पर्यावरण, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट, स्वास्थ्य एवं पोषण, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, प्रजाति की प्रजनन क्षमता, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द स्पीसीज, ठीक है ना। तो ये इतने जो है कारक होते हैं जो बर्थ रेट को क्या करते हैं, जन्म दर को क्या करते हैं, इफेक्टेड करते हैं, ठीक है ना, बर्थ रेट को क्या करते हैं, अफेक्टेड करते हैं, ठीक है ना, अफेक्टेड करते हैं। समझ में आ गई बात, कौन कौन सी चीजें करते हैं, तो भोजन की उपलब्धता, जलवायु और पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रजाति की प्रजनन क्षमता। अब जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल देखना है आपको या समझना है तो आप ऐसे समझिए, ठीक, सपोज करिए कि ये कोई ए हैबिटाट है और ये कोई बी है, ठीक है ना। अब यहां जो ए है, यहां जो फूड की प्रोडक्टिविटी है या फूड की उपलब्धता है ये क्या है, बहुत ही अच्छी है, क्या है, बहुत ही अच्छी है। दूसरे में क्या है, फूड की उपलब्धता जो है वो क्या है, बहुत ही अच्छी नहीं है, डिक्रीज है। जलवायु और पर्यावरण, क्लाइमेटिक कंडीशन और एनवायरमेंटल कंडीशन जो है ए में बहुत अच्छी है, गुड है, ठीक है, गुड है, और बी में पुअर है, क्या है, पुअर है,
ठीक है। तीसरी हम बात करते हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की। तो यहाँ जो न्यूट्रिशन मिल रहा है यहाँ की स्पीसीज को वो अच्छा मिल रहा है और उनकी हेल्थ भी क्या है उसके कारण अच्छी है। तो जब ये तीनों चीजें अच्छी होंगी तो उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और जब रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी अच्छी होगी किसी भी हैबिटाट में रहने वाले इंडिविजुअल्स की, तो वहां की जो बर्थ रेट होगी वह ऑटोमेटिक क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि वहां सारी चीजें क्या है, हॉस्पिटलाइज हैं, मतलब कि सारी की सारी चीजें वहां अच्छी हैं, ठीक है। और उसी में हम दूसरा बी ऑप्शन की बात करते हैं या बी वाले जियोग्राफिकल एरिया की बात करते हैं। तो यहाँ फूड की एबिलिटी कम है, जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वह भी अच्छी नहीं है, और हेल्थ और न्यूट्रिशन, फिर जब ये सारी चीजें नहीं अच्छी होंगी तो हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी, ठीक है, और न्यूट्रिशन भी इनको अच्छा नहीं मिलेगा, और इसके कारण जो इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होगी वह भी रिटार्ड कर जाएगी। क्या कर जाएगी, रिटार्ड कर जाएगी, कम हो जाएगी। और जब रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाएगी तो यहाँ की जो बर्थ रेट है वह क्या कर जाएगी, समय के साथ साथ डिक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। समझ में आई बात। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो ये बात है। अब इसके आगे की चीजों को हम लोग देखते हैं, ठीक। महत्व, इंपॉर्टेंस, ठीक है, यह वृद्धि का मुख्य कारण है, ठीक है। तो इसके महत्व है वह भी आप समझ लीजिए, बर्थ रेट, ठीक है। तो यह जनसंख्या वृद्धि का मुख्य, अधिकतम जन्म दर होने पर जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, जैसा कि अभी आपको हमने बताया, ठीक है। तो ये इसके मुख्य कारक हैं या इसके महत्व हैं, किसके, जन्म दर के। कौन कौन से, ये आपके सामने हैं, ठीक है। ठीक, अब देखिए दूसरी बात करते हैं हम मृत्यु दर की, ठीक है, मॉर्टेलिटी की या डेथ रेट की, ठीक है। तो एक निश्चित समय में जनसंख्या में मरने वाले व्यक्ति की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है ना। एक निश्चित समय में जनसंख्या में मरने वाले टोटल पॉपुलेशन जो है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन जो है उनमें से कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोगों की डेथ हुई है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेथ रेट बोलते हैं, ठीक है ना। एक डिफिनिट पीरियड में उस जनसंख्या में या उस पॉपुलेशन में कितने लोगों की डेथ हुई है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेथ रेट बोलते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल डाइंग इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड डेथ रेट और मॉर्टेलिटी, ठीक है ना। सूत्र इसका भी एक वर्ष में कुल मृत्यु अपान कुल जनसंख्या मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है ना। डेथ रेट इक्वल टू टोटल डेथ, मान लो 10 हुई है और टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने थे, मान लो ये 1000 थे, ठीक है, और इसको फिर क्या कर देना है आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो इसमें आपका निकल आएगा क्या, डेथ रेट। क्या निकल आएगा, डेथ रेट। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको आगे जब इस स्लाइड में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे। और होमवर्क के लिए आप लोगों के लिए यही है कि ये फार्मूला दिया हुआ है, ये तरीका मैंने बता दिया है। अब इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग, और यहाँ देखिए एग्जाम्पल भी एक दिया हुआ है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। बाकी संस्था में या यहाँ ऑनलाइन तो आपको सॉल्व कराया ही जाएगा, ठीक है। चलिए, मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग डेथ रेट, ठीक है ना। रोग और महामारी, भोजन की कमी, प्राकृतिक आपदाएं, शिकार, पर्यावरणीय तनाव, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जैसे कि रोग और महामारी, अब मान लीजिए कोई भी एक वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया है, कोई भी पॉपुलेशन है, ठीक है ना, कोई ये जियोग्राफिकल एरिया है, यहाँ कोई मान लीजिए 1 लाख पॉपुलेशन रहती है, ठीक है ना, 1 लाख पॉपुलेशन रहती है। अब यहाँ किसी भी तरीके की रोग हो गई, किसी भी तरीके का इस एरिया में रोग फैल गया या महामारी फैल गई, जैसे कि अभी कुछ समय पहले कोरोना आया था, ठीक है ना, महामारी फैल गई, तो जाहिर सी बात है यहाँ की जो मृत्यु दर है, जो डेथ रेट है, वो धीरे से बढ़ जाएगी, ठीक है ना, बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। या इसी वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में क्या हो जाए, फूड की कमी हो जाए, किसकी कमी हो जाए, फूड की कमी हो जाए, ठीक है। तो फिर जब खाना ही नहीं मिलेगा, इनको न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा, तो फिर ये क्या करेंगे, धीरे धीरे इसमें जो डेथ रेट है वो बढ़ने लगेगा, जो मृत्यु दर है वह बढ़ने लगेगी, ठीक है ना।
समझ में आ गई बात। या प्राकृतिक आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, ठीक है ना, भूकंप आ जाए, इस तरीके की चीजें आ जाए, तो इसके कारण से भी यहाँ जो है जो पॉपुलेशन रहती है उसमें असर हो जाएगा, ठीक है ना। या शिकारी, जैसे कि अगर हम किसी जंगल की बात करते हैं या किसी ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया में बात करते हैं जहां एनिमल्स बहुत ज्यादा रहते हैं और वहां कोई अचानक से बड़ा शिकारी आ जाए, ठीक है ना, तो वहां अगर शिकारी आ जाएगा तो जाहिर सी बात है वहां की जो और पॉपुलेशन है उसका शिकार करेगा, और जब शिकार करेगा तो वहां की जो डेथ रेट है, वह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, जो डेथ रेट है वह बढ़ जाएगी। या पर्यावरणीय तनाव, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की बात करते हैं तो मान लीजिए कोई वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया है, कोई हैबिटाट है और वहां जो है पर्यावरण में क्या होने लगा, परिवर्तन होने लगा। अब जब परिवर्तन होने लगा कि तो वहां की जो स्पीसीज है वह इतनी जल्दी अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पा रही है अगर, ठीक है, या अपने आप को उसके अकॉर्डिंग जो है अनुकूलित नहीं बना पा रही है, ठीक है ना, या एडाप्टेशन नहीं कर पा रही है, तो भी डेथ रेट क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके की सारी चीजें होती हैं जो आपके डेथ रेट को, मृत्यु दर को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। अब इसका महत्व देख लीजिए, इंपॉर्टेंस देख लीजिए। मृत्यु दर जनसंख्या घटाने का मुख्य कारक है, ठीक है। तो अगर किसी भी जगह पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो जो मृत्यु दर होती है उस जनसंख्या को घटाने के लिए महत्वपूर्ण कारक है। मृत्यु दर कम होने पर जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है। मृत्यु दर कम होने पर, अगर मृत्यु दर कम होगी तो जनसंख्या वृद्धि अधिक होगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो ये इसके महत्व हैं या ये इसके इंपॉर्टेंस हैं, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। और दूसरी चीज आप ये भी समझ लीजिए कि किसी भी नेचर को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, किसी भी नेचर को बैलेंस करने के लिए आपका उस नेचर में उस स्पेसिफिक स्पीशीज का या किसी भी स्पेसिफिक स्पीशीज का एक नेचुरल प्रीडेटर या नेचुरली उसको फीड करने वाला कोई होना चाहिए, ठीक है, इसलिए कि ताकि उसकी जो बैलेंस है इकोसिस्टम में वो बना रहे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो भी वो अति हो जाती है, और अगर अति होती है किसी की तो लास्ट में वो अति फिर उसके विनाश की ओर बढ़ती है, ठीक है। तो नेचर को बैलेंस करने के लिए भी दोनों का होना जरूरी है, मतलब शिकार का और शिकारी का, ठीक है। चलिए आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग, बच्चे, युवा, वृद्ध के व्यक्तियों के अनुपात को, इनके रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, आयु संरचना बोलते हैं। सपोज करिए कि 1:2:1, ठीक है ना, कि एक बच्चा, 2 बूढ़ा, 1 वृद्ध, ठीक है, और इसी के अनुपात को, इसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, आयु संरचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयु संरचना बोलते हैं। द proportion of individuals in different age group, children, young, elder in a population is called age structure। इसी को हम क्या बोलते हैं, एज स्ट्रक्चर बोलते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये बच्चे हैं, ठीक है ना, ये एडल्ट हैं, इसमें कुछ बूढ़े भी हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसका जो है एक ग्राफ बना सकते हैं कि एज स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है ना, एज स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक। समझ में आ गई बात। चलिए आयु वर्ग, एज ग्रुप, पूर्व प्रजनन आयु, मतलब कि प्री रिप्रोडक्टिव जिसमें बच्चे आते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव एज चिल्ड्रन, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव एज चिल्ड्रन। प्रजनन आयु रिप्रोडक्टिव, इसमें युवा और वयस्क आते हैं, रिप्रोडक्टिव एज जिसे बोलते हैं। उत्तर प्रजनन आयु पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, जिसमें वृद्ध आते हैं, ठीक है ना, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में जो एल्डर्स होते हैं वो आते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो ये तीनों क्या होते हैं, आयु वर्ग के लोग होते हैं, ठीक है ना, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। अब देखिए एज पिरामिड, ठीक है, आयु संरचना को ग्राफ के रूप में दर्शाने पर आयु पिरामिड प्राप्त होता है, ठीक है। आयु संरचना को ग्राफ के रूप में
समझ लेना यहां बात। आयु संरचना को ग्राफ के रूप में दर्शाने पर एज पिरामिड प्राप्त होता है। व्हेन एज स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ एंड एज पिरामिड इज ऑब्टेन्ड। अब देखिए आयु पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं या एज पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं। तो विस्तरित होता है जिसे बोलते हैं एक्सपेंडिंग, जनसंख्या तेजी से बढ़ना, मतलब कि जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव की जनसंख्या ज्यादा होगी। जिस एज पिरामिड में या जिस एज पिरामिड में क्या होगा, प्री रिप्रोडक्टिव क्या होंगे, ज्यादा होंगे, उसकी जो पिरामिड बनेगा वो क्या बनेगा, एक्सपेंडिंग बनेगा। क्या बनेगा, एक्सपेंडिंग बनेगा, मतलब कि वहां की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी आगे चल के। क्या करेगी, बढ़ेगी आगे चल के। क्यों, क्योंकि जब प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है ये आगे चल के रिप्रोडक्टिव ही तो बनेंगे भाई। जो बच्चे हैं वो कल को एडल्ट ही तो होंगे, और जब एडल्ट होंगे तो इनको जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ही ज्यादा एडल्ट होंगे, और जितने ज्यादा एडल्ट होंगे उतने ही ज्यादा रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी, और जितनी ज्यादा रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी उतने ही ज्यादा उस डिफिनिट जियोग्राफिकल एरिया में जनसंख्या की वृद्धि होगी। समझ में आ रही बात। चलिए दूसरा क्या है, स्टेबल है, मतलब कि इसमें जो बच्चों की संख्या होगी वो क्या होगी, स्टेबल होगी। ठीक, द पॉपुलेशन रिमेन ऑलमोस्ट स्टेबल, संकुचित। अब डिक्लाइन कहां होगी, डिक्लाइन वहां होगी जहां प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या क्या होगी, इन कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। ठीक है, देखिए महत्व इसका क्या है, इसमें भविष्य की जनसंख्या वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, भविष्य में जनसंख्या वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। किस देश की जनसंख्या की स्थिति को किसी देश की जनसंख्या की स्थिति को समझने के लिए सहायता मिलती है। ठीक है ना, मतलब कि अगर किसी देश में प्री रिप्रोडक्टिव की जनसंख्या क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ की जनसंख्या आने वाले समय में क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। और किसी देश में अगर प्री रिप्रोडक्टिव की जनसंख्या क्या है, कम है, तो यहाँ आने वाले समय में जनसंख्या कम होगी। और किसी भी देश में अगर प्री रिप्रोडक्टिव की जनसंख्या और रिप्रोडक्टिव की संख्या क्या है, स्टेबल है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो यहाँ की जनसंख्या आने वाले समय में स्टेबल ही रहेगी, मतलब जितनी है उतनी ही रहेगी। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन तो होगा ही नंबर्स का, लेकिन लगभग उतनी ही रहेगी। ठीक, अब देखिए लिंग अनुपात जिसे बोलते हैं सेक्स रेशियो, जनसंख्या में नर और मादा व्यक्तियों के अनुपात को लिंग अनुपात बोलते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए 60-40 का अनुपात हो, ठीक है ना, कि 60% मेल और 40% जो है आपके फीमेल। ठीक, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सेक्स रेशियो बोलेंगे ना, 60:40। ठीक है ना, द रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है ना, सूत्र इसके लिए देखिए, लिंग अनुपात का मादाओं की संख्या नरों की संख्या इंटू 1000। ठीक है ना, तो मतलब कि मान लीजिए अगर 1000 पुरुष 100 महिलाएं, और इसको ऐसे कर दो आप 1000 से। ठीक है ना, तो ये आपका निकल आएगा क्या, सेक्स रेशियो। क्या निकल आएगा, सेक्स रेशियो निकल आएगा। समझ में आ गई बात। ये आपका यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, और जितने भी फार्मूले से क्वेश्चन है हम आपको तरीका बता दे रहे हैं, इसको आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है एक तरीके का। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है उनको तो हम जैसे ही ये स्लाइड कंप्लीट होगी उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके लिए हम कराएंगे। ठीक है ना, लेकिन अभी के लिए ये आपके लिए होमवर्क है, आपको ये करना है। ठीक, चलिए महत्व, संतुलित लिंग अनुपात जनसंख्या की स्थिरता के लिए आवश्यक है। ठीक है, मतलब कि संतुलित लिंग अनुपात का मतलब कि अगर 50 है तो 50 ये भी रहे। 50:50 की बात अगर कर लेते हैं तो मतलब कि अगर नर 50 है तो मादा भी क्या हो, 50 हो, तो इसमें क्या होगा, लिंग अनुपात स्टेबल है। ठीक है ना, तो संतुलित है। ठीक, तो संतुलित लिंग अनुपात जो है जनसंख्या की स्थिरता के लिए आवश्यक है। असंतुलित लिंग अनुपात जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित कर सकता है। सामाजिक संरचना और प्रजनन दर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, एंड इम्बैलेंस सेक्स रेशियो कैन अफेक्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ। और दूसरा क्या है, इट हैज एन इंपैक्ट द सोशल स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन रेट। ठीक है ना, तो जो सेक्स रेशियो होता है उसका अगर संतुलन बना रहेगा तो ये इन सारी चीजों के लिए जो है अच्छा रहेगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात।
देखिए, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ, परिभाषा देख लीजिए, किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्याओं के आकार में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। यह 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? जन्म, मृत्यु, आगमन और निर्गमन। ठीक है, जिसको हमने आपको पहले वाले चैप्टर में भी समझाया था, नेशनैलिटी, मॉर्टेलिटी, इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन। ठीक है ना, मतलब कि सपोज करिए हम अगर जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं, मान लीजिए ये कोई एक जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक, इसको ऐसा समझ लीजिए आप। ठीक, ये नेशनैलिटी हो गया, ये मोर्टेलिटी हो गया, ये इमाइग्रेशन हो गया और ये इमिग्रेशन हो गया। मतलब यहां से कोई भी जियोग्राफिकल एरिया है, कोई सी है, इसको छोड़ देते हैं COD, ये कोई डी है। ठीक, अब देखिए अगर यहां से कोई यहां आ रहा है, इमिग्रेशन कर रहा है, ठीक है ना, मतलब कि इसके अंदर आ रहा है, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। लेकिन अगर यहां से कोई बाहर इमाइग्रेट कर रहा है, ठीक है ना, इमिग्रेट कर रहा है, बाहर जा रहा है, तो यहाँ की जनसंख्या घट जाएगी। ठीक, पहली चीज। दूसरी, अगर यहाँ की जन्म दर क्या है? ज्यादा है, तो यहाँ की जनसंख्या बढ़ जाएगी। और अगर मृत्यु दर ज्यादा है, क्या है? मृत्यु दर ज्यादा है, तो यहाँ की जनसंख्या क्या हो जाएगी? फिर घट जाएगी। ठीक है ना, तो मतलब आप ये समझिए कि नेशनैलिटी और इमिग्रेशन, ठीक है ना, मतलब कि N+1, ठीक, N+I, ठीक, ये जो है N+I और प्लस M+E। ठीक, अब अगर इसमें से ये ज्यादा होगी, समझ रहे हो बात को, अगर मोर्टेलिटी प्लस इमाइग्रेशन ज्यादा होगा तो जन्म दर जो होगी, जो जनसंख्या वृद्धि होगी वह क्या होगी? घटेगी। और अगर ये ज्यादा होगा तो जनसंख्या वृद्धि बढ़ेगी। तो नेशनैलिटी और इमिग्रेशन अगर ज्यादा तो जनसंख्या वृद्धि ज्यादा, और अगर मोर्टेलिटी और इमाइग्रेशन ज्यादा तो जो जनसंख्या वृद्धि है उस हैबिटाट की, उस जियोग्राफिकल एरिया की, वह क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को? अब अगर वहां से कम समझ में आया तो हम आपको यहां समझा दे रहे हैं। देखिए, नेशनैलिटी का मतलब जन्म का मतलब प्लस, अगर किसी भी जगह पर जन्म दर बढ़ती है तो जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक, और अगर मृत्यु दर का मतलब है माइनस होना, लेकिन अगर ये बढ़ती है तो यहाँ की जन्म दर घट जाएगी। और आगमन, अगर किसी भी हैबिटाट में किसी भी स्पीसीज का आगमन होता है, पॉजिटिव होता है, तो जन्म दर बढ़ेगी। और अगर निगमन होता है, मतलब कि यहां से निकल जा रहे हैं, तो जन्म दर जो हो जाएगी वो घट जाएगी। समझ में आ गई बात? समझ में आ रही बात ना? और अगर अभी भी किसी को इसमें समझ में ना आया हो तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका घर है, ठीक, आपके घर में 10 लोग रहते हैं पहले से। ठीक, आपके घर में 10 लोग रहते हैं, जिनमें से एक लोग विदेश चले गए। अब आपके घर की जो जनसंख्या वो क्या हो गई? कम हो गई। ठीक, लेकिन उसी के दूसरे साल या उसी साल 2 लोगों का, 2 नए बच्चों का जन्म हो गया। अब आपके यहाँ क्या हो गया? गए एक ही थे, नए कितने आ गए? 2 आ गए। तो आपके घर की जो जन्म दर है या जो आपकी जनसंख्या वृद्धि है वो क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक, लेकिन उसी साल फिर किसी एक की मृत्यु हो गई, तो अब 2 आए और 2 गए, तो क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक, लेकिन उसी में क्या हुआ? फिर कहीं से एक लोग फिर इमिग्रेट कर गए, फिर बाहर चले गए, तो फिर क्या हो गई? घट गई। लेकिन कहीं से आपके दूसरे जो गए थे भैया आपके या कोई भी जानने वाला, अब उनके साथ साथ वो पता चला विदेश गए, और वहां उनके साथ उनका पार्टनर और उनके बच्चे सारे के सारे फिर आपके घर आ गए। तो क्या हुआ? एक लोग गए थे लेकिन 5 लोग साथ में आ गए, तो एक फिर गया था, 9 हुआ था, 9 के साथ 5 और आ गए, 9 के बाद 5 और आ गए, तो आपके यहां क्या हो गया? जनसंख्या वृद्धि ज्यादा हो गई। अब इस तरीके से आप समझ लीजिए, ठीक है, कि अगर कोई इमिग्रेट करेगा, बाहर जाएगा, तो जनसंख्या घटेगी। डेथ होगी तो जनसंख्या घटेगी। लेकिन अगर जन्म होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी। और अगर कोई इमिग्रेट करेगा, मतलब कि कहीं से आएगा, इमाइग्रेट और इमिग्रेट करेगा, अगर कोई आता है, ठीक है ना, तो वहां क्या हो जाएगा? जनसंख्या वृद्धि आपकी ज्यादा होगी। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल है, और ये हमने आपको यहां भी समझा दिया, ग्राफ से यहां भी समझा दिया, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी आज के लिए। आज का टॉपिक बस यहीं तक रहेगा।
ठीक है। थोड़ा बहुत और बचा हुआ है, 1 से 2 दिन का लेक्चर, ये भी हम आपका कंप्लीट करा देंगे जल्दी से। और आप लोग ऐसे हमारे साथ जुड़िए। हमारा जो दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसमें 9 to 12 के एकेडमिक के बच्चों के लिए जो रिवीजन क्लास चलाई जा रही है अभी 10th और 12th के लिए, उस पे भी जो जाना चाहें जाके देख सकते हैं वीडियोस। दिलीप सर, एसके सर, प्रशांत सर, ये सारे टीचर्स हमारे वहाँ पढ़ा रहे हैं एकेडमिक के बच्चों को, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस जो अयोध्या के आसपास के बच्चे हैं जो अयोध्या में करना चाहते हैं, मतलब कि आपके फैजाबाद में, तो वो ज्ञान इंस्टीट्यूट पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी क्लासेस जो है यही होली के बाद शुरू हो जाएंगी ऑफलाइन की, ठीक है। किसकी? बीएससी नर्सिंग सीनेट वाली, ठीक। उसका एडवर्टाइजमेंट भी आप लोगों का लगातार हो रहा है। बाकी 10 तारीख से ऑनलाइन पे क्लासेस चल रही हैं, जिनको भी एडमिशन लेना है अगर ऑनलाइन के बच्चों को जो बाहर से हैं, तो वो हमारे इस ऐप पर वेदुक्स के ऐप पर VEDUX, ठीक है ना, इस ऐप पर जाके वहां से जो है ऐप डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। जिन बच्चों का इंटर का पेपर है वो भी थोड़ा कंसंट्रेट होके अच्छे से और दिमाग को स्थिर रख के बिना किसी प्रेशर के साथ पढ़ाई करें कि ताकि आप अच्छी परफॉर्मेंस एग्जाम हॉल में कर पाएं। धन्यवाद।